मेरी मुश्किल ये है कि मेरी एकल भाषण देने की आदत नहीं है। कोई पहले बोलता, बातचीत होती तो उसमें पार्टिसिपेट में करता तो मुझे अच्छा लगता। जो विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि पहले वे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप किताब पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। आप में से जिसकी भी इच्छा हो वो खड़े होकर बताए कि उसने पिछले 6 महीने में कौन सी किताब पढ़ी है। नाम बताइए जैसे। डायनेमिक डीएम और गुनाहों का देवता चित्रलेखा और सर मैंने 3 नोवेल पढ़े, एक गोदान, करम मूवी, गुनाहों का देवता और अभी एक और पढ़ा। अच्छा, आप में से लोग कोई विद्यार्थी कविताएं पढ़ते हैं? किसकी कविताएं पढ़ी? पूरी पढ़ी है, मधुशाला पूरी पढ़ी है। और अभी मतलब डाटा बहुत कम आ रहा है। केदारनाथ अग्रवाल जी की भी पढ़ी। ये लड़का बार बार यही लड़का एंट्री कर रहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सर भगिनी निवेदिता जी पे पढ़ी है। ओके। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अच्छा, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम लोगों की अवस्था कितनी खराब है। तकरीबन 30 के करीब विद्यार्थी हैं या 30-40 के बीच में, और उसमें साहित्यिक कृतियों के पठन पाठन में यानी स्वाध्याय में हमारी शिरकत, उसका एक अंदाजा लग सकता है इससे। अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे होना चाहिए कि ये साहित्य की कक्षा है तो साहित्य के प्रति तो हमारा लगाव ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सोशल मीडिया में किस किसके अकाउंट है? अच्छा, संकोच मत कीजिए, मैं इच्छा बताइए, इससे कोई अपराध हो रही है हमारे में? अच्छा, कितने लोग सोशल मीडिया देखते हैं? और कितने लोग ऐसे जो सोशल मीडिया के अलावा जो दूसरी जो लाइब्रेरी है या ई पुस्तकें वहां जाते हैं? और लास्ट में जो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें कितने लोग जाते हैं? अब देखिए, इससे एक चीज का अंदाजा लगता है कि अभी भी हमारे बीच में जो लाइब्रेरी है वो ज्यादा और तुलनात्मक तौर सोशल मीडिया में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। अम्बेडकर कॉलेज की, जहां पर कि हम में से अधिकतर लोगों की आदत ये मानने की है कि दिल्ली में है लड़के, कॉलेज में पढ़ते हैं तो जरूर सोशल मीडिया में पढ़ते हैं। छोटी सी क्लास है, इससे एक सामान्य अभिरुचि का अंदाजा लग सकता है कि अभिरुचियों में प्राथमिकता किस तरह की है। इसका शोध मोदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये चीज अपनी समझ के लिए कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जो या कॉलेजों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें से करीब 60% से अधिक विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके
कोई रुचि सोशल मीडिया में जाने की नहीं है, वो कभी चाहते ही नहीं। वे ऐसे विद्यार्थी जो हमेशा कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं, वो इंटरनेट पर भी लाइब्रेरी का इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा, आश्चर्य की बात बता दूं आपको कि मैं इस कॉलेज में करीब 15 साल बाद आया, और आज जो देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी में जाने वालों की संख्या न्यूयॉर्क में जो कॉलेज में विद्यार्थी हैं जो कि लाइब्रेरी जाते हैं उनसे कम नहीं है। लेकिन एक संकट है, और वो संकट ये है कि अब ये शोध प्रवृत्ति हमारे बीच में आ गई है। पहले ये था कि पीएचडी करते थे लोग तो शोध प्रवृत्ति पढ़ते थे। जेएनयू में ये था कि जो एमफिल पीएचडी करते थे उनके लिए शोध प्रवृत्ति के लिए 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है। जेएनयू में भी बीए और एमए में शोध प्रवृत्ति नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन पाठ्यक्रम का ओरिएंटेशन रिसर्च ओरिएंटेशन से मिलता है। ये फर्क कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर हमें शोध प्रवृत्ति पढ़ानी है तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका ओरिएंटेशन रिसर्च ओरिएंटेशन से मिलता जुलता होगा। अभी एक ये गैप हमारे बीच में है कि हमारे यहाँ जेएनयू में जो लड़के बीए या एमए में पढ़ते थे 5 साल के लैंग्वेज के कोर्स आते थे, क्योंकि जेएनयू एकमात्र यूनिवर्सिटी थी हिंदुस्तान की जहाँ की ये सेमेस्टर सिस्टम था, जहाँ की सेमेस्टर सिस्टम की पढ़ाई होती थी। हिंदुस्तान में और कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू नहीं हुई। संयोग से मुझे वो पढ़ने का मौका मिला तो बहुत सारी चीजें सीखने लगा। तो हमारे यहाँ तो ओरिएंटेशन तो अभी एनुअल परीक्षा एनुअल पाठ्यक्रम वो है, लेकिन सिस्टम जो है सेमेस्टर, ये थोड़ा सा एक बेढंगा था वो भी मौजूद है, क्योंकि ये बदलना चाहिए। मैं कभी बीए में पढ़ने नहीं गया, मुझे मालूम नहीं कि बीए के विद्यार्थी कोई मालूम आप लोग हैं कि बीए के विद्यार्थियों के मनोदशा को बहुत अच्छे होते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी बहुत साफ करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बीए के विद्यार्थियों की मुश्किलें क्या है और वो किस मुश्किल से गुजरते हैं। मैंने जो आपका पाठ्यक्रम देखा जो कि मुझे मिला वो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं उसमें बोलूंगा कैसे, जबकि वो फ्रेंड ओपिनियन आपको समझा होगा। काहे कि हम लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करना चाहते हैं, और बीए में रिसर्च कुछ विश्वविद्यालय थे जहाँ के एमए में स्पेशल पेपर में एक रिसर्च पेपर लिखाने की कोशिश होती थी, और वो कोशिश जेएनयू में भी थी। और जेएनयू में सामान्य तौर पर जो टर्म पेपर ट्यूटोरियल लिखे जाते हैं अभी भी लिखे जाते हैं, उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल वही होता है जिस तरह से लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं। इसलिए विद्यार्थी को एमफिल और पीएचडी का डिसर्टेशन देते समय ज्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन यहाँ तो है हम निबंध लिखना सिखाते हैं विद्यार्थी निबंध लिखना सीखता है अपनी तरह से, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसे रेफरेंस कैसे लिखना है। और दिक्कत उसकी ये भी है कि उसके पास में जिन पंडितों की किताबें हैं उन पंडितों की किताबों में भी उसे रेफरेंस ठीक से लिखा हुआ नहीं मिलता। आप साहित्य इतिहास पढ़ेंगे तो आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब में नहीं मिलती, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की किताब में आपको रेफरेंस लिखा हुआ नहीं मिलता। साहित्य का इतिहास है लेकिन रेफरेंस नंबर से की किताब मिलेगी लेकिन रेफरेंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हजारी शब्द की किताब मिलेगी लेकिन रेफरेंस लिखा हुआ
नहीं मिलेगा। तो ये विद्यार्थी जो रिसर्च करने आया है, ये रेफरेंस लिखना कहां से सीखेगा? एक और दिक्कत है जो हिंदी के विद्यार्थी के सामने है, मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। मेरे बात विश्वास करो तो आप एक बार जो आपके पाठ्यक्रम में सहयोगी खंड के तौर पर निर्धारित पुस्तकें हैं, आप उनमें खाली रेफरेंस लिखने के पैटर्न देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि जो सबसे प्रतिष्ठित अच्छे विद्वान प्रोफेसर हैं वो भी रेफरेंस लिखा नहीं जानते। ऐसी स्थिति में इस विद्यार्थी को ये समझाना कि रेफरेंस कितना महत्वपूर्ण है रिसर्च के लिए, ये तो जरूरी है। वो तो तत्काल कहेगा कि सर इस किताब में रेफरेंसेस से लिखा हुआ। तो हिंदी की दिक्कत यहां से शुरू होगी। तो उसके सामने जो मानक है, वो मानक शोध के जो नियम होते हैं उनको नहीं। जब आप पाठ्यक्रम में दाखिल होंगे और पाठ्यक्रम में जब शोध प्रवृत्ति होगी तो ये तो एक शिक्षा रहेगा। और तो हिंदी की जो अच्छी दुनिया है, सबसे जन्म से जरूरी दुनिया, आप राजकमल प्रकाशन या दूसरे किसी भी प्रकाशन से जो बढ़िया विश्व के नामी लोगों की किताबें ट्रांसलेट हुई हैं, आलोचना, आप उनको उठा के देखिए, पूरी बढ़िया नामी लोगों ने अनुवाद किए, बहुत सुंदर अनुवाद किए, लेकिन आश्चर्य की बात है सबसे रेफरेंस निकाल दिया। अब ये विद्यार्थी रेफरेंस निकाल कैसे सकते हैं? तो हिंदी की जो विद्वत समाज है और इंटेलेक्चुअल है, जो ट्रांसलेटर है, जो पब्लिशर है, वो इस एथिक्स का ख्याल ही नहीं करता कि कृति में रेफरेंस महत्वपूर्ण होता है और रेफरेंस को किसी भी कॉस्ट पर गायब नहीं किया जाता। अब ये रेफरेंस पाठ्यक्रम तो किशोर प्रोडिक्स तो हिंदी के सामने बहुत ही जटिल संसार है। जो मानक है, जो सबसे आइडियल कृति है, आप नामवर सिंह के संपादन में जो किताब छपी है अनुवाद, जिसका अनुवाद किया है गौरव पांडे ने, या जो किताब बहुत ही शानदार किताब, बहुत ही शानदार अनुवाद किया है रमेश उपाध्याय ने, आप पाएंगे कि अनुवाद है लेकिन उसके किताब ओरिजिनल लेखक के रेफरेंस गायब है। तो ये जहां ज्ञान के पेश करने में इस तरह की गंभीर समस्याएं हैं, वहां विद्यार्थी को रेफरेंस, क्योंकि रिसर्च में रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कहीं से उदाहरण ले रहे हैं तो उदाहरण का आपको पूरा डिटेल्स बताने होगा, कैसे बताने होंगे उसका तरीका है, क्योंकि आपके यहाँ शिक्षक ने उनको बताएंगे। सिर्फ वो जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ मैं ध्यान खिंचाऊं कि हिंदी में जब आप ये कोशिश करेंगे जानने की कि नामवर जी ने क्या लिखा और रिसर्च करना चाहेंगे तो आपके सामने ये दिक्कत आएगी कि नामवर जी जब किसी विद्वान का नाम ले रहे हैं तो वे उसका रेफरेंस नहीं बताते। पहली जो चिंता है जहाँ से रिसर्च शुरू होती है, वो चिंता यहाँ से नहीं है सब्जेक्ट से, समस्या है उसके स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर के अभ्यास से जो हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध है। हमारे यहाँ एक बहुत ही शानदार कला है जिसे छिपाने की कला कहते हैं, उसके मास्टर मैं ये बताता नहीं हूँ कि मैं कहाँ से बताऊँ। मेरी लड़ाई इसी बात से, शोध का पहला चरण शुरू होता है उद्घाटन से। जो आप नहीं जानते, आप उसे जानना चाहते हैं और आप उसे जानते ही नहीं है, समझना चाहते हैं, फिर पता नहीं चलता। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में सबसे पहले ये काम शुरू किया साइंस के लिए कि शोध कैसे की जाए, और उस पर उन्होंने मॉडल बनाया कि हाँ शोध कैसे की जाए।
और उसका स्ट्रक्चर भी तैयार किया कि शोध का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। साहित्य में शोध की प्रविधि, शोध के तरीके बाद में आए, साइंस में पहले, उसके बाद में सोशल साइंस में, और सोशल साइंस और साइंस में जो चीज आई, यहाँ जो विद्यार्थी बैठे वो सब हिंदी के ही विद्यार्थी हैं, हिंदी के या किसी और भी विषय के हैं? पॉलिटिकल साइंस। जो हिंदी के विद्यार्थियों में से किसने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखा है, पढ़ा है? जो लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि वहां एक खास तरह का प्रवृत्तिगत वर्गीकरण, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ये मिलता है। शुरू में लग सकता है कि ये मैं अपनी बता रहा हूं मैं कि अब जो बोलना था आपने, तो मुझे मालूम नहीं कि मैं ये में कैसे बोलूंगा। मैं आपको अपनी बहुत साफ गलती बता रहा हूँ, कमजोरी बता रहा हूँ। तो मैंने अपने तरीके से बीए के हिसाब से पढ़ना और देखना शुरू किया, तो उसमें जो मेरी जो पहली जो दिक्कत आई वो ये कि आखिर ये कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी जो कैटेगराइजेशन है ये चुनौतियां कहाँ से आई? कोई तो चीज रही होती। जर्मनी में जो साइंस के लोगों ने जो मेथड दिया, उसमें दो मेथड थे। एक तो ये था कि हम शोध करें और नामकरण करें नाम के आधार पर, नाम को केंद्र में रखें। तो आप देखें कि हिंदी में जो एक बड़ा हिसाब साहित्य के इतिहास का बना, उसमें नामावली और ग्रंथों के नाम और लेखक का सामान्य परिचय 19वीं शताब्दी से लेकर और उससे विरोध तक ये चीज चली है। लेकिन जिस व्यक्ति ने नाम केंद्रित वर्गीकरण की पद्धति सुझाई, उसने एक और पद्धति सुझाई। उसमें यह था कि प्रवृत्ति को एक समूह के साथ जोड़कर देखा जाए, और प्रवृत्ति को समूह के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति के क्रम में उसने साइंस में और सोशल साइंस में ये वर्गीकरण चल रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहां से ये रामाश्रयी लेखकों का समूह, कृष्णाश्रयी लेखकों का समूह ये बनाने की पद्धति दी। ये पब्लिक कंजम्पशन तो रहेगी सोशल मीडिया में चीज, तो हमारे पास हमारे लिए कुछ नहीं। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसकी सबसे पहली चिंता हमारी होगी कि आखिर ये विचार आया कहां से। हम ये तो जानते हैं कि फला का विचार है, लेकिन हम ये नहीं जानते आखिर इसका ऑरिजिन कहां से। हमें इस ऑरिजिन को जानने की पद्धति अपने अंदर विकसित करनी होगी, रिसर्च करनी। और बीए से अगर ये आदत पड़ जाए तो फिर क्लास में टीचर जो है वो समझ जाए। कारण वो साफ है कि हमारे यहाँ जो कॉलेज है सारे पूरे देश में ये समस्या है। मैंने कोर्स से पूरे देश में, तो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च का जो ओरिएंटेशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में रिसर्च के ओरिएंटेशन का स्तर क्या है। ये खाली विद्यार्थी की समस्या नहीं है। सिर्फ समस्या ये नहीं है कि आप विद्यार्थियों को पढ़ा लें और ये तो पढ़े हुए हैं, नहीं, इनको भी पढ़ाने की जरूरत है। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इनकी ये जिम्मेदारी है कि इनके को ओरिएंटेशन हो, जिससे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरी चीजों के बारे में नए सिरे से जाने और समझे। ये चीज सबके पास है, लेकिन वो 20 साल पहले किसी ने 30 साल पहले किसी ने 10 साल पहले की, तो वो भूल चुका है और अब रोज पढ़ाना। अब मूल मुद्दे पर आऊंगा। मूल मुद्दा ये है जिसकी तरफ मैं
वो ये कि जब हम ये शोध प्रवृत्ति के प्रश्नों पर बात करते हैं तो आपकी पहली दिक्कत कहाँ है? कोई एक विद्यार्थी खड़ा हो, अगर आपको शोध प्रवृत्ति के बारे में कुछ पहला सवाल करना हो तो आप कहां से करेंगे? किसी भी चीज को लिखने की शुरुआत कैसे करें? सर अगर हम शोध प्रवृत्ति की बात करें, पहला सवाल ये आएगा, शोध क्या है? एक और है कि विषय कौन सा है? और शोध आवश्यक क्यों है? जिस भी विषय को हम पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? जिस तरह मैं सब चुनावों का देखता पढ़ता हूँ तो सामान्य की दृष्टि से पढ़ता हूँ, आपने जो विद्वान दृष्टि पढ़ेगा तो आलोचना की दृष्टि से पढ़ेगा, तो पढ़ने की दृष्टि कैसे होनी चाहिए? और तो पहली दिक्कत यह है कि मैं यहाँ से जैसे इस विद्यार्थी रहता हूँ वहीं से सुनता हूँ। पहली दिक्कत यह है कि रिसर्च करते समय प्राथमिक तौर पर रिसर्चर के पास में अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं आपको इसको पे निशाना लगाने के लिए कहूँ तो आप इसको निशाना लगाने के लिए आप दोनों आंखों से देख के निशाना लगाएंगे या एक आंख बंद करके निशाना लगाएंगे? एक आंख बंद करके ही निशाना लगाएंगे। तो दृष्टिकोण के लिए एक दृष्टिकोण होना जरूरी है। बिना उस एक दृष्टिकोण के आप किसी भी चीज को निशाने पर नहीं दे सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि कुछ भी लिख देना, कुछ भी पढ़ लेना, कोई भी किताब पढ़ लेना, कैसे भी पढ़ लेना, अल्लम गल्लम कुछ भी पढ़ लेना, इससे चीजें समझ में नहीं आती। जीने के लिए और लिखने के लिए और पढ़ने के लिए एक दृष्टिकोण का होना बेहद जरूरी है। बिना एक सुनिश्चित दृष्टिकोण के आप कोई चीज निशाने पर नहीं ले सकते। सेकंड चीज जो कि इस पूरे क्रम में उभर के है वो ये कि आज की डेट में अगर जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने बातचीत करते हुए बात रखी थी तो वहीं से शुरू करूं। साहित्य आज की संदर्भ में पढ़ेंगे। साहित्य को आज साहित्य के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता। साहित्य पर कोई भी रिसर्च आज साहित्य के संदर्भ में नहीं की जा सकती। आज साहित्य पर कोई भी रिसर्च करनी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के संदर्भ में ही वह रिसर्च हो सकती है। मैं जिस साहित्य को पढ़ के बड़ा हुआ हूँ या जो किताबें आपके बीच में है वे प्रिंट टेक्नोलॉजी के युग की तैयार की हुई किताबें हैं। और आज का युग जिसमें कि आप क्लास में जाते हैं वो डिवाइस या कंप्यूटर का युग है। क्या खूबी है इसकी? इस युग की सबसे बड़ी खूबी है कि आप कोई भी चीज, पहले ये था कि मैं क्लास में पढ़ाता था, आप क्लास में सुनते थे, मैं जहां से भी इच्छा हो पढ़ा देता था और मैं बताता नहीं था मैं कहां से पढ़ा। मैं अपने संदर्भ भी छुपाए रखता था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि मैं अगर क्लास में पढ़ाऊं और मैं आपसे संदर्भ छुपाऊं तो लड़का गूगल में टाइप करता है वो जैसे में टाइप करता है बता देता है कि सर वहां से पढ़ा रहे थे। पहले और आज के दौर के बीच में सबसे बड़ा फर्क यह है कि आज किसी भी चीज को आप छिपा नहीं सकते, गलत नहीं कर सकते। हर चीज ओपन है। छात्र और शिक्षक के बीच में पाठ एक रहस्य की तरह होता था। गुरुजी बताएंगे तो पता चलेगा, गुरुजी बताएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी किताब है, गुरुजी बताएंगे तो किताब कहाँ मिलेगी। तो आज गुरुजी की बताने की जरूरत नहीं है।
आप खाली नाम लीजिए कि विद्यार्थी को रेवेड विलियम्स की किताब पढ़नी है, गैरी हेटन की किताब पढ़नी है, रेमन द्विवेदी की किताब पढ़नी है, वो गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, अमेज़न पे जाएगा, सर्च करेगा, ऑर्डर लेके घर आ जाएगा। कल तक ये दिक्कत थी कि लाइब्रेरी में किताब नहीं है, आज ये दिक्कत नहीं है कि लाइब्रेरी में किताब नहीं है। पहले हम द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य का अंत कर दिया। वो जिसे पसंद करता था उसे बताता था। आज की स्थिति है कि हर विद्यार्थी के पास हर चीज उपलब्ध है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं कलकत्ता गया पढ़ाने के लिए 89 में, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैंने क्लास में ऐसे विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोगों ने शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा है या देखा है? तो उनका नाम ही पहली बार सुना। मेरे लिए शॉकिंग था कि यूनिवर्सिटी इसमें इतने प्रभावशाली लोग, इतना यश इसका, और इसमें शुक्ल जी का इतिहास नहीं पता है। ये में कहाँ से पढ़ के आए? उसको नीचे पढ़ाया जाता है, मालूम पड़ा कि शिवकुमार मिश्र है जिनकी किताब पढ़ाई जाती है। अच्छा, वो शिवकुमार मिश्र नहीं जो आलोचक, कोई और शिवकुमार मिश्र। तो क्या करें? विद्यार्थी ने कहा कि वो नहीं शिवकुमार मिश्र के नाम से। तो अब मालूम पड़ा कि वो कोई ऐसे ही नोट्स लिखने वाले कुछ है, और वो बिल्कुल बहुत पॉपुलर। 35 साल से जयशंकर प्रसाद पढ़ाए जा रहे थे स्पेशल पेपर। मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपने कभी व्यक्तियों की किताब का नाम सुना है जो उन्होंने प्रसाद पर लिखी है? उनका नहीं। शिक्षक से पूछा कि उन्हें कि मैंने तो देखी नहीं। अब आप समझिए दिक्कत कितनी गहरी है। और ये स्थिति खाली वहीं की नहीं, ये अनेक और दूसरे विश्वविद्यालयों में यही स्थिति है। नए जो संदर्भ है वो है इंटरनेट और गूगल। इंटरनेट के संदर्भ में अगर आप साहित्य पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, जो कि आज पढ़ते और पढ़ाते हैं। पहले क्या था कि किताब हम पढ़ते थे, और किताब उसमें मौलिक किताब होती थी, मौलिक लेखक होता था, और उसके जरिए मौलिक बातें होती। संयोग से मैं उसको पढ़ के बड़ा हुआ। लेकिन बाद में एक ऐसा दौर आ गया जिसमें कि नोट्स या गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स और गेस्ट पेपर के जरिए पढ़ाने की पद्धति को विकसित करने में कंपटीशन की जो किताबें थी या कंपटीशन की जो परंपरा शुरू हुई परीक्षाओं की, और ओपन यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम आया, उसका जो सामग्री आती थी, उसने क्या किया कि ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल राइटर और ओरिजिनल दृष्टिकोण, इन सबको रिप्लेस कर। और ये पूरे देश में एकदम वायरस की तरह फैल गई चीज। अच्छा, बड़े पूछते हैं ये सब शिक्षक, तो वो इससे पढ़ाते थे। अब आया इंटरनेट, और इंटरनेट ने एक झटके में ये नोट्स भी गायब कर दिए। अब हर विद्यार्थी के पास में हर समस्या का समाधान हो गया। आज की डेट में साहित्य पर कोई भी विमर्श, साहित्य कोई भी रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के संदर्भ के बिना संभव नहीं है। कल तक लिटरेचर के संदर्भ में बात करते थे, आज हमें इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के संदर्भ में चीजों को खोलना, समझना और विश्लेषण करना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में लिटरेचर की भी समझ हो, और आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर की भी समझ हो। और इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर में एक लंबी छलांग पिछले कुछ वर्षों में लगाई है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर में भी वो कई गुना आगे ज्यादा बढ़ गए। अब आप सोचिए, ये 1990 के आसपास से आना शुरू हुआ, और अभी 2024 इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर में खाली 34 साल में पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के 2,500-3 हजार साल के लिटरेचर को एकदम सारे मीडियम, सारा ट्रेडिशनल लिटरेचर वो आज इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के अंदर उपलब्ध है।
एक और चीज है जो कि इस बीच में डेवलप हुई है, आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ जो साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं, साहित्य के इतिहास में ये एक चीज बार बार देखी गई और महसूस की गई कि जितनी बार जब जो आंदोलन पैदा हुए और जो दबाव, पॉलिटिकल दबाव, विरोध पैदा हुए, उन्होंने जहां जहां जिस चीज पर दबाव डाला वहां उनके से जुड़ी हुई चीजें साहित्य में दाखिल होती चली। तो आप इधर से शुरू करें या उधर से शुरू करें। नवजागरण आया, नवजागरण के जरिए जो बहुत सारी चीजें आई, तो नवजागरण से प्रभावित जो साहित्य था वो साहित्य का हिस्सा बन गया। फ्रीडम मूवमेंट आया 20वीं शताब्दी में, तो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ हिस्सा वो साहित्य का हिस्सा बन गया। प्रोग्रेसिव मूवमेंट आया तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के रचनाकार साहित्य का हिस्सा बन गए। बाद में स्त्री और दलित इनके आंदोलन आए और इनके आंदोलन से जो साहित्य आया वो साहित्य का हिस्सा। कौन सी चीज से निकल रही है? सिर्फ एक चीज निकल रही है, वो ये कि साहित्य के अंदर एक व्यापक लिबरल स्पेस है, जिसे हम लोग समावेशी स्पेस है, कि जो भी दबाव ग्रुप आया, जो भी आंदोलन आया, उसे भाव से जो चीज सामने रखी गई उसको साहित्य में अपना हिस्सा बनाया। तो साहित्य पर जब बात करें तो हम एक चीज ध्यान रखें, साहित्य बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही उदार। ये वैसे नहीं है जैसे कि 19वीं शताब्दी के पहले थी। आप 19वीं शताब्दी के पहले थोड़ा सोच के देखिए, जो लोग रिसर्च करेंगे, मान लो उन्होंने टॉपिक दिया मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मल्लिकार्जुन आपको क्या मिलेगा? तो कविताएं मिलेंगी, संस्कृत में जाएंगे तो कुछ नाटक मिलेंगे, साहित्य नहीं मिलेगा। काव्य मिलेगा, नाटक मिलेंगे और वेतोपदेश जैसी कहानियां मिलेंगी या पंचतंत्र जैसी कहानियां मिलेंगी, या फिर एपिक रचनाएं मिलेगी संस्कृत में। 19वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि पहली बार साहित्य की धारणा हमारे बीच में आई। 19वीं शताब्दी के पहले हम साहित्य की धारणा में नहीं जीते थे और न जानते थे उसे। तो जब आप रिसर्च करेंगे और खासकर मध्यकाल के साहित्य पर रिसर्च करेंगे तो कौन सी बात होनी चाहिए? और आपको तुलसीदास पर रिसर्च करनी हो, आपको कबीर पर रिसर्च करनी हो, आपको दादू पर रिसर्च करनी हो, या आपको मीरा पर रिसर्च करनी हो, तो एक तरीका यह है रिसर्च का कि आप उसको रिसर्च को करते समय जैसी ट्रेडिशन रही है उसी के अनुसार रिसर्च करें। और दूसरा तरीका क्या है जिसको कि आधुनिक काल ने हमें दिया, वो ये कि इस मध्यकालीन साहित्य है, इस मध्यकालीन साहित्य की जो केंद्रीय विशेषता ये है कि इसमें साहित्य के ऊपर धर्म का, प्रतीकों का, आधुनिक कथानकों का, पौराणिक कथानकों का मुखौटा लगा। तुलसीदास से बात करनी है मुझे, रामायण है, राम के बिना बात नहीं। मैं कुछ देर के लिए चाहता हूं कि आप राम के देवत्व के बिना सोचें। आप खाली यहां से सोचिए। बहुत सारी जगह बात फेसबुक में आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपके कुछ फैसला आए। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है रामचरितमानस से जो सीखनी है? रामचरितमानस में दो तरह के परिवार हैं, एक दशरथ का परिवार है और एक राम का परिवार है। दशरथ के परिवार में दशरथ की कई रानियां हैं और राम के परिवार में राम की एक। तुलसीदास की सहानुभूति किसके साथ है? राम के साथ, जो कि एकल है, एकल परिवार है। आप भक्ति आंदोलन के सारे कवियों को उठाइए, वे 47 से पहले भारत में संविधान बनाए जाने के पहले तक हिंदुस्तान में हर नागरिक को एक से अधिक शादी करने का अधिकार था।
बंगाल में 19वीं शताब्दी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिस्ट जारी की थी, एक एक ब्राह्मण की 80-80, 90-90 शादियां जो बाल विधवाएं हुई थी 47 तक खाई गए। आप भक्ति आंदोलन की कमियों को उठाइए, देखिए तो उनकी कितनी बीवियां हैं। आलवार संतों से लेकर उत्तर भारत के हिंदी के संतों तक सबके एक पत्नी। कौन सी चीज सीखने की आधुनिक काल के लिए, आधुनिक परिवार बनाने के लिए एक निष्ठ परिवार, एकल परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसको सबसे पहले कंसीव किया किसने? भक्ति आंदोलन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप पुराने साहित्य को पढ़े तो उस पर जो ये पौराणिक प्रतीकों का, धार्मिक प्रतीकों का, धर्म का जो आवरण है उसे हटाते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। आप कबीर को उठाइए, पत्नी कबीर, तुलसी की पत्नी एक। अच्छा महिला का बता रहा हूं आपको, इन दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि सावित्रीबाई फुले का बहुत नाम लेते हैं। पानी भी होगा उसमें। अच्छा उनसे ये नहीं पूछा ऐसे कि रैदास की पत्नी शिक्षक थी कि नहीं थी? भक्ति आंदोलन का पहला दलित कवि जिसने अपनी पत्नी को शिक्षक बनाया, लेकिन आपकी कोई रुचि नहीं है। रिसर्च करने जब मैं जाऊंगा तो रिसर्च की पहली शर्त है कि जो मैं नहीं जानता वो मुझे उपलब्ध होगा। मैं नहीं जानता था कि कबीर की पत्नी जितनी बिरदास थी। मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। हम लोग तो आजकल की लड़कियों को देखते हैं, बिरदास लड़की देख के पढ़ाते हैं। कबीर की पत्नी को देखिए आप, अशिक्षित, शानदार महिला, रंगे रागों में उसको बहुत शानदार उपन्यास सीखा है। कभी के घर कोई खाने आ गया, कभी कोई कमाते वक्त थे नहीं, कोई इनकम नहीं थी, तो वो अपनी ने किया ये कि वो पास में कोई दुकानदार था, उसके पास गई, उससे कहा सामान वामान दे दो। और वो देखने में अच्छी थी, तो उसने कहा सामान तो दे दूंगा, लेकिन आज से उसको कहा तुम सामान दे दो, घर में अतिथि आए हुए हैं। वो सामान लेके आ गई, उसने उसका स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया, और उसके बाद में शाम को वो कबीर से कह गई कि मैं जा रही हूँ, एक काम है। और वो शाम को बाहर एक अवसर तो मेरा पास पहुंच गई। अभी अब आपको जो मैंने मान लिया, अब ये सोचिए कि कबीर की स्थिति करती नहीं है। अच्छा वो डिस्कशन में नहीं है, भक्ति आंदोलन के पूरे डिस्कशन से गायब। तुलसी की पत्नी रत्नावली जिसने करीब 750 से अधिक कविताएं लिखी, वह रत्नावली साहित्य के क्षितिज से गायब है। और वो इतनी अच्छी कविताएं हैं जो कि ऐसी कविताएं स्वयं तुलसी ने नहीं लिखी। मैं एक लाड़ दे रहा हूँ कि यहाँ लड़कियां बहुत है, बहुत। वो पहली औरत थी जिसने उस जमाने में करवा चौथ के व्रत पर कविता लिखी। अच्छा करवा चौथ का व्रत क्यों करते थे? जो बहुत विकासशील लोग हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। करवा चौथ इसलिए औरत करते कि वह एक निष्ठ पति को रखना चाहती, वो एक पति के प्रति अपना कमिटमेंट व्यक्त करना चाहती है, इसलिए वो करवा चौथ करती है। और इस चीज को सबसे पहले पहचाना किसने? मैं जब रिसर्च करने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में वे चीज होंगी, वे पहलू होंगे, वे एरिया होंगे जिन पर कि अब तक बात नहीं की गई। जब मैं टॉपिक तय करूंगा, जैसे अभी एक विद्यार्थी ने कहा विषय तय करते समय हमारी नजर इस बात पर होनी चाहिए कि हम ऐसे विषय में काम करें जिस पर पहले काम नहीं हो। इसमें दो चीजें हैं, रिसर्च और सर्च।
रिसर्च और सर्च। क्या करेंगे रिसर्च में? एक तो तरीका ये है जैसा कि हम सब मैं भी बताता हूँ कि बेटा देखो ऐसा था, अच्छे से कोटेशन वगैरह ठीक से लिखा, और जब वो अच्छे से कोटेशन वगैरह लिख के ले आता है और ठीक से लाता है। और ये है इसका परंपरागत तरीका या स्टीरियोटाइप रूढ़िगत तरीका। मुझे उदाहरण चाहिए, मैं देख रहा हूँ उदाहरण जरूरी नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मुझे जो मैंने विषय दिया है उसका मैं रिसर्च में पुनर्पाठ करूंगा। और आप जब पुनर्पाठ करेंगे किसी भी चीज का, आपने मानिए उससे पाठ करने के पहले जो मीनिंग है और पुनर्पाठ के बाद जो मीनिंग पैदा होगा उन दोनों में पाठ। आप किसी को भी पढ़ लीजिए, कभी भी पढ़ लीजिए। पुनर्पाठ की खूबी है कि आपको पहले जो अर्थ लिखा गया था, बताया गया था, आप उससे आगे निकल जाए। तो रिसर्च में जो दूसरी कैजुअलिटी होती है वो ये कि जो प्रचलित अर्थ है वो या तो आप छोड़ देते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं और नए अर्थ की खोज करते हैं। तो जो रिसर्च उसमें नए अर्थ की खोज करना बुनियादी चीज है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और हर विद्यार्थी अपने तरीके से ये काम करता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो काम करता है। तो जब आप कोई भी शोध तैयार करेंगे तो उसमें ये पूरी संभावनाएं हैं कि आप जो सोच के लाते हुए, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस, प्रपोजल तैयार करते हैं तो आपके दिमाग में एक मॉडल होता है, हाइपोथेसिस होती है, आप उसके आधार पर सोचते हैं और प्रवेश करते हैं। तो मालूम पड़ा कि हाइपोथेसिस कई बार उसके समर्थन में बातें आ जाती है और कई बार उसके उलट के भी आते हैं। तो आपने हाइपोथेसिस में उसके अलग ही बात है। तो जो 19वीं शताब्दी में जर्मन के सोशल साइंटिस्ट सोच रहे थे शोध प्रणाली के बारे में, वो कौन सी चीज थी? रिसर्च का अर्थ है सत्य का उद्घाटन। अब दिक्कत ये हो गई है कि सत्य तो छूट गया, कोटेशन रह गया। यूरोप में ऐसा नहीं। यूरोप के तमाम विश्वविद्यालय में, जो बहुत विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं कहते हैं, बहुत विश्वविद्यालय, वहां पर विद्यार्थियों के बीच में इस बात पर मेहनत मशक्कत होती है कि वे रिसर्च करते समय सत्य के उद्घाटन पर नजर रखते हैं। कायदे से ये हमारे अभ्यास में भी ये चीज एक अन्य चीज वो ये कि ये जो रिसर्च है जिसको कि बार बार हमारे बीच में लाया जा रहा है, इस रिसर्च से क्या कोई लाभ है? तो कभी एक प्रॉब्लम हो गई है जिसके जरिए मैं बात करना चाहता हूँ। अभी ये जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या है ये? विद्यार्थियों को बताइए ये प्रोग्राम क्या है? ये देखिए एक प्रोग्राम बाहर हो रहा है, वो क्या है? एक प्रोग्राम पूरा हो रहा है। यदि इवेंट है, रिसर्च भी एक इवेंट है प्लीज। और लिटरेचर या साहित्य जिसको हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक इवेंट है। और ये मेरी धारणा नहीं है, ऐसे में सोचिए कि मेरे अचानक जो है ये मीडिया में बहुत सारी चीजें जो इवेंट आ रहे हैं उसको देखते हैं। रिसर्च को लेकर, लिटरेचर को लेकर तुम्हें एक इवेंट है, इसको लेकर पश्चिम के स्कॉलर ने जम के लिखा है। और जब
इवेंट के तौर पर देखते हैं साइंटिफिक या शोध तो हमारे सामने कौन सी चीज आती है, मतलब इससे क्या मिलेगा हमें? जैसे आप लोग बैठे हैं तो ये बातचीत को दिन भर बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, क्या मिलेगा हमें? नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या मिलेगा? कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। और कोई चीज है ऐसी जिसकी वजह से ये इवेंट सार्थक हो? या शिक्षकों ने कह दिया है कि नंबर नहीं मिलेंगे अगर नहीं आए तो? नंबर तो मिलेंगे, ये तो एक सार्थक कारण है, लेकिन इसके अलावा क्या मिलेगा? और देखिए एक काम होगा बहुत सीरियस, साहित्य जब एक इवेंट हो और शोध प्रहरी एक इवेंट, कौन सी चीज होगी? जो अभी एक रहे गिरी जी, क्या चीज होगी? कार्यक्रम होगा, रीडिंग होगी, राइटिंग होगी। तो साहित्य जब एक इवेंट होता है तो क्या होता है? रीडिंग भी होती है और राइटिंग भी होती है। और जब रीडिंग और राइटिंग होगी तो इससे कौन सी चीज निकलेगी? फला ऐसे कपड़े पहन के आए थे, फला मैडम ऐसे कपड़े पहन के आए थे, फला टीचर ने ये बोला था, फला टीचर ने ये बोला था, और सबके अपने अपने परसेप्शन होंगे और अपने अपने अनुभव होंगे। तो जब आप किसी इवेंट में शामिल होते हैं तो आपके पास में कौन सी चीज होती है? अनुभव। और साहित्य का जो अनुभव है वो रीडिंग और राइटिंग और वक्तृता, इन तीनों चीजों से तय होता है। तो ये जो इवेंट है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस इवेंट की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि या रिसर्च की अगर उसे एक इवेंट के तौर पर लें तो उसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि जो चीज आप नहीं जानते, यानी जो चीज अज्ञात है उसे जानने की आप कोशिश करें। अज्ञात को जानने की कोशिश के लिए आप पुनर्पाठ करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप जैसा ये बताएंगे वैसा आप लिखेंगे, आप गलती करेंगे तो ये सुधारेंगे, फिर आप लिखेंगे, और इस क्रम में आपके पास में एक एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस ने जो ये जो इवेंट है इसमें हो सकता है कुछ लोग अपने विषय तय कर लें, हो सकता है कुछ लोग उसके डिटेल्स तय कर लें कि कैसे लिखेंगे। तो इवेंट में विवरण और ब्यौरे बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं जो कि इसमें होंगे, बिना इसके खत्म नहीं। सीधे तो एक शिक्षक को बुलाया गया इसलिए कि वो ये चीज कराए, इनको ध्यान नहीं है कि इवेंट कर रहे हैं। तो सीधे इन्होंने व्याख्या के लिए बुलाया कि मैं ये जानता हूँ कि ये एक इवेंट है और इसे इवेंट की तरह ही लिया जाना चाहिए। एक अन्य चीज, इस इवेंट में अब जैसे मैंने पूछा तो लोगों ने 4-5 सवाल बता दिए थे, और इनमें से किसी भी सवाल के लिए मैं तैयार होकर नहीं आया, मैं अपनी बता रहा हूं। तो जब रिसर्च के इवेंट में आप शामिल होते हैं तो कहां जाते हैं? अज्ञात की ओर, जो चीज नहीं जानते उसे जानने की ओर। और ये जो इसकी जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इससे कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक चीज सीख रहे हैं कि रिसर्च का मतलब क्या है? जो चीज नहीं जानते हैं उसे जानते हैं। एक अन्य चीज और इम्पोर्टेंट वो ये कि हमारी एक और भी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि
हमारे पास साधन बहुत कम है, लाइब्रेरी में किताबें बहुत कम है, शिक्षक बहुत कम समय देते हैं या शिक्षकों के पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन हमारे पास समस्या है। तो एक चीज और खुलती है जो कि इसके गर्भ से निकलेगी, जो इस रिसर्च से निकलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं असंभव। हरेक के पास में यह असंभव। आप बात कीजिए, आप अपने अपने टीचर से बात कीजिए, जो चीज इसमें कॉमन है, आप विषय को लेकर बात कर लेंगे, आप रिश्तों को लेकर बात कर लेंगे, और कुछ चीजों को लेकर बात कर लेंगे, बार बार एक चीज जिससे कि आप गुजरते हैं, आप अपनी डिसर्टेशन लिखते समय असंभव की तरफ आपकी यात्रा, उसे आप संभव बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो चीज है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें कि विद्यार्थी प्रवेश करता है, तो वह अज्ञात में जाता है, उसे जानने की कोशिश करता है, वह असंभव क्षेत्रों में जाता है और असंभव की पद्धति का इस्तेमाल करता है। साहित्य के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में वह उन तमाम पहलुओं को उठाता है जो कि एकदम असंभव। अनेक एरिया है, साहित्य के अनेक क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं इसके आधार पर। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि ये जो असंभव है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। तो हमने तो वो देखा है ना कि खाली ग्रह बताने होते हैं, किताब के नाम बताने होते हैं। मेरे पास तो कोई किताब नहीं है, तो कोई पढ़ाना नहीं है, ये लोग पढ़ाएंगे, ये लोग पढ़ाने से अच्छा जानते हैं, ये आपके टीचर। लेकिन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो चीज है, जिसको के कायदे से ब्रांच बांध के रखना चाहिए, वो ये कि आप जब लिटरेचर में दाखिल होंगे तो लिटरेचर के उन पहलुओं को खोलेंगे जिन पर की बात नहीं हुई है। अभी लिटरेचर के जो विद्यार्थी को सिर्फ सहारे के लिए कोई विद्यार्थी खड़े होता है कि जो चीज उसकी समझ में नहीं आ रही, कोई मत है कहीं से, तो मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा लगे कि मुझे काम होते लगा है। जो साहित्य 6-7 विद्यार्थी है मेरी साहित्य, नहीं तो मैं आपके सामने समस्या रखूंगा, मैं बोलवा के छोड़ूंगा, आपको ध्यान रखेगा। जोर से आपने जो बोला कि असंभव वाले क्षेत्र में हम जाते हैं, तो जब चीजें असंभव ही हैं तो वो संभव किस प्रकार से हो सकता है कि असंभव संभव भी हो। तो हमें तो अगर वो असंभव है तो हम पहले ही मैं अभी बोलूंगा आपको, अभी और एक और मुस्लिम में डाल के जाता हूँ। हिंदी में बड़ा साहित्य लिखा गया है जो कि असंभव पर लिखा गया है। बहुत बड़ा साहित्य, क्रांति के लिए लिखा गया साहित्य, वो किस पर है? वो असंभव पर लिखा गया साहित्य, वो संभव भी नहीं है, और वो बेशुमार लिखा गया साहित्य, बड़ा पड़ा है। क्या करेंगे? संभव है, रेवोल्यूशन संभव है। अगर मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिहाज से पढ़ना शुरू करूंगा और उस साइंस पर खाली सिर्फ असंभव को लगा के देखूंगा, तो मालूम पड़ा कि एक सिरे से वे सारी कैटेगरीज कोलैप्स कर जाएंगी जो लिटरेचर में प्रचलन में है। शोध प्रणाली की ये विशेषता है कि जो चीज रूढ़िबद्ध है, प्रचलन में है, स्टीरियोटाइप में, हमारे आचरण में है, वो चीज एक सिरे से गायब हो जाए। एक अन्य चीज है जो कि मैं डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा अस्त व्यस्त नहीं, लिटरेचर पढ़ने का मतलब ये भी है कि चीजों को जैसी है वैसी नहीं रहने, थोड़ा सा उन्हें अस्त व्यस्त किया जाए। मान लो आपके
आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपके सामने यशपाल का झूठा सच या भारत को की बात की। उसी तरह से एक समस्या है भारत विभाजन, और भारत विभाजन के भी पहले 5 साल पहले 10-5 साल पहले 42 में बंगाल का अकाल पड़ा, बड़ी घटना। आप लिस्ट निकालिए, उन सभी लेखकों की जो असंभव पर कविताएं रचनाएं लिखते रहे हैं, और आप देखिए कि उन्होंने ये जो घट रहा था, सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं, क्या ज्यादा नहीं दे रहा हूं, बंगाल का अकाल और भारत विभाजन, इन पर रचनाएं लिखी। आपको जान क्या है, जो असंभव के पैराडाइम पर खड़े होकर रचनाएं लिख रहे थे, उनमें से जो सामने घट रहा था उस पर रचनाएं नहीं। मोतीबोध की अंधेरे में कविता सबने पढ़ी, आपने कभी सोचा कि मोतीबोध के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि जब आपकी आंख के सामने मोतीबोध के आंख के सामने भारत विभाजन हुआ था तो उसको सवाल नहीं करना चाहिए। मोतीबोध मौजूद थे, उनके सामने अकाल पड़ा था, लेकिन अकाल पर पता नहीं लिखी। मैं जब रिसर्च करने जाऊंगा तो मैं बहुत निर्मम रहूंगा, मैं मानसा नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोई मोहब्बत नहीं है। जब मैं शोध प्रवृत्ति पढ़ाऊंगा तो मेरी कोई मोहब्बत नहीं है कि जिन्होंने असंभव पर कविताएं लिखी है वे आंख के सामने घट रहे यथार्थ पर रचनाएं नहीं लिख पा रहे थे। शोध प्रवृत्ति को जब हम लागू करते हैं तो कुछ मामले बहुत निर्भर होते हैं, अपनी प्रिय से प्रिय चीज हमारे हाथ से निकल जाए। मैं मोतीबोध को बहुत प्यार करता हूँ, मैंने किताब भी लिखी है उसका, क्योंकि मतलब वो क्या कोई विद्यार्थी को पढ़ाना है, मैं झूठ नहीं पढ़ा सकता, मैं गलत नहीं बोल सकता। मेरी चिंता है ये, एक है संभव और एक है असंभव। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर इन 2 पद्धतियों का व्यापक इस्तेमाल होता है। संभव में रचनाकार लेखक रिसर्चर उन चीजों की खोज करता है जो वास्तव में, और असंभव में वे रचनाएं आती है जो कि कभी घटने वाली नहीं। और हमारे यहाँ असंभव में लिखने वालों की बड़ी कमी है। अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में जो घट रहा था उस पर रियल टाइम में लिखने वाले लोग कम थे। बंगाल में ये स्थिति नहीं थी, पंजाबी में ये स्थिति नहीं थी, उर्दू में ये स्थिति नहीं थी, लेकिन हिंदी में ये स्थिति क्यों आई? सिर्फ वे 2 घटनाएं, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। इवेंट में फिर लौट रहा हूँ, इवेंट की का दौर है और इवेंट की कल्चर का दौर है, तो इवेंट में हिंदी में इवेंट को बहुत देखा गया। याद कीजिए सरोज सिंह की क्लासिक रचना इवेंट की, तो निराला की बेटी के साथ जो हुआ उसके दुख में लिखी गई वो महान कविता इवेंट पर केंद्रित होकर नारद ने दर्जनों कविताएं लिखी और भी लेखकों ने लिखा। ऐसा नहीं कि हमारे इवेंट पर लिखने वाले लोग नहीं रहे, साहित्य में इवेंट पर नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने कभी ये देखा ही नहीं कि साहित्य भी एक इवेंट होता है। ये जिस चीज की तरफ का ध्यान, शोध प्रवृत्ति का ये जो आयोजन है ये इवेंट है। यूरोप में दरिया को ये बात समझ में आती है, लेकिन हिंदुस्तान में नाम मर्सी को ये बात समझ में नहीं आती। यूरोप में रोलाबाद को ये बात समझ में आती है, लेकिन हमारे यहाँ मैनियर पांडे को ये बात समझ में नहीं आती। और ये तो गैप है,
ये गैप हमारे विद्यार्थियों में भी चला आया है। मेरे लिए, आपके लिए ये प्रोग्राम ये सबसे मैं दो चीज करूंगा, संभव और असंभव, इन दो के पहलुओं का मैं मेरी शोध में बार बार इस्तेमाल करूंगा और इनकी कसौटी पर मैं साहित्य के तमाम लेखों को पढ़ूंगा। संभव की कैटेगरी का कौन इस्तेमाल कर रहा है और असंभव की कैटेगरी का कौन इस्तेमाल कर रहा है। जो तमाम लिटरेचर है जो रिवोल्यूशन पर लिखा गया है वो वह लिटरेचर के रिवोल्यूशन होना नहीं है, वो असंभव के पैराडाइम में लिखा गया है, उसका भी हासिल नहीं होगा। आखिरी चीज अच्छा, जब आप यहाँ बैठे हो इस बेड के सामने एक तो तरीका ये हो सकता है पहचान देगा कि इस शिक्षकों को बुलाया था इसलिए आए, प्रिंसिपल ने कहा था इसलिए आए। इसमें इवेंट में शामिल होते समय एक बहुत बड़ी चीज लगती है जिसे बोलते हैं इच्छा। जो लोग व्यक्ति के तौर पर पर्सन के तौर पर यहाँ आए हैं ये अपनी इच्छा से आए। तो इवेंट में जब आप विचार करेंगे लिटरेचर का कोई भी लेखक आप चुनेंगे, कोई भी दौर आप चुनेंगे, तो उसमें इच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर की कायदे से हमारी नजर रहनी चाहिए। और दूसरी चीज जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे, उसमें क्या है कि वह अनुभव जो आप यहां से संकलित करें। तो इवेंट में इच्छा और अनुभव बजट पूरा हो रहा है तो लड़के बहुत खुश होते जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस है। तो इच्छा और अनुभव इवेंट की एक बड़ी उपलब्धि है। और अभी डेमोक्रेसी है, इंटरनेट है। डेमोक्रेसी और इंटरनेट में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? नहीं, डेमोक्रेसी और इंटरनेट के दौर में आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? पता चल जाएगा अभी आप कंक्लूड करेंगे इसे। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? बोलो बोलो, जो हमें आए बोलो, डरो और इंटरनेट लड़के बताए। देखते हैं। नहीं, इंटरनेट और डेमोक्रेसी तो है, इसमें कौन सी चीज आपके जेहन में आती है जो महत्वपूर्ण है? ये तो है ही आपके पास, डेमोक्रेसी भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन आपके लिए इससे कौन सी चीज निकल रही, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए? सही कह रही है। अनुभूति नहीं, इस लड़की ने बहुत सही कहा। व्यक्ति और व्यक्ति की संप्रभुता। क्या चाहिए मुझे साहित्य में क्या चाहिए? जो चीज बनेगी एक पाठक के तौर पर, जो चीज बनेगी एक रिसर्चर के तौर पर, मैं इस समय भूलूंगा नहीं इंटरनेट और डेमोक्रेसी है जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के संदर्भ में। व्यक्ति और व्यक्ति की संप्रभुता। हमारी दिक्कत क्या है कि हम रिसर्च करते समय
मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे गाइड ने केदारनाथ से मैं अपना अनुभव बता सकूं, आपके कोई गाइड होगा नहीं। और मेरा अनुभव ये था कि बहुत शानदार टीचर थे, बहुत शानदार पढ़ाते थे। फर्क एक था क्योंकि बाकी टीचर आप कुछ भी लिखे थे, वो चुपचाप बस देते थे और कभी देखते थे, ज़्यादातर समय देखते थे और फिर जैसा दिया वैसा ही वापस देते। आपको तो देख लेना अच्छे से। अच्छा, उसमें अगर आपसे गलती हो गई तो गलती चली जाएगी। तो इतना विश्वास करते थे कि ये लड़का गलती है। अच्छा, ऐसा नहीं वो मेरे साथ ही करते थे, वो सबके साथ यही व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चलते थे कि ये जो लड़का है ये अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि ज्यादातर शिक्षक ये मान के चलते हैं कि जो लड़के नहीं मिले, मुझे अपना एटीट्यूड, अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे ये मान के चलना होगा कि ये लड़का समझदार है और मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। ये मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं व्यक्ति की संप्रभुता को देखूंगा, और जो आप व्यक्ति की संप्रभुता को मानेंगे तो उसकी संबंध जो इच्छा शक्ति है, चेतना है, बुद्धि है, उस पर भी आप विश्वास करें। उसका क्लाइमेक्स बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटना घटी है, सिर्फ अनुभव के तौर पर। मैंने एमफिल लिखा, मेरा एमफिल था आपातकालीन हिंदी कविता और नारा, इमरजेंसी में कविता लिखी, कोई इच्छा नहीं। जेएनयू में वाइवा होता है, सारा डिपार्टमेंट बैठता है, सारे टीचर बैठते हैं, एक्सपर्ट बैठता है, विद्यार्थी सब। तो मेरे एक्सपर्ट थे रमेश कुंदन में, पुणे में जेएनयू के वो असिस्टेंट में उतरे थे ऑटो से, तो मैं उन्हें लेके आया। तो रास्ते में उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मैंने अपना परिचय दे दिया, परिचय देकर मैं लेके आया। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जब मैं अंदर आया और सारे हिंदी के लोग शिक्षक पूरा हॉल बना हुआ है, 50 मिनट तक संस्कृत काव्य शास्त्र में मुझसे सवाल होता है। अच्छा, मैंने डिजर्टेशन था ही संस्कृत काव्य शास्त्र में सुना दिया। 50 मिनट बाद मैंने कष्ट में कहा, मैंने सर मुझसे एक सवाल तो मेरे डिजर्टेशन में पूछ लिया जाए, औपचारिकता के लिए तो नाम इसलिए कहा कि तुम्हारा संस्कृत काव्य शास्त्र से लोगों को विषय नहीं था। मैंने नहीं सर, मेरा संस्कृत काव्य शास्त्र से लोगों को विषय नहीं था, और डिजर्टेशन के ऊपर रखा है और डिजर्टेशन उठाया गया। सालों हंस रहे थे, 50 मिनट बर्बाद हो चुके थे, और वो सब इस चक्कर में थे धन्यवाद देके जाए और मुझे नंबर दे दिए जाए। कॉन्फिडेंस, सिर्फ मैं बता रहा हूँ विश्वास विद्यार्थी पर कैसे किया जाए। तो वो दादाजी ने कहा बड़ा हो जाएगा, अच्छा हुआ तो रमेश कुंदन में डिजर्टेशन उठा के एक सवाल औपचारिक रहेगा तो इस पर मेरा भाई बात सिर्फ एक चीज, विद्यार्थी पर किस पर डिजर्टेशन लगा है? इन्वेंट। कैसा लिखा है? इन्वेंट। रिसर्च करते समय शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो चीज होनी चाहिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और विनियोग करें। बिना इसके रिसर्च